अच्छी तुलना करी है। मैं राहुल गांधी से कम नहीं हूँ, इन्होंने मेरा कंपेयर बहुत अच्छे आदमी से करी है। पर मैं जो देश का प्रधानमंत्री है ना, वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बहुत बढ़िया, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के असली हरकतें करे, फ्लाइंग करता है, आंखें मारने का काम करता है, विदेशों में जाके भारत की जनता का अपमान करता है। ब्रिक्स में मोदी ने बेइज्जती करवाई, उसका क्या होगा? थोड़ा अरे कहीं कुछ नहीं होगा। दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे इलाज के लिए किस तरीके से परेशान हैं। उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, उन्हें दवा नहीं मिल रही है, उनकी ओपीडी नहीं हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और आज जो जिंदा हो, सांस ले रहे कराट प्लेस में बिना मास्क के, ये मोदी जी की देन है। और रही बात मरने की ना, करा रहा था जर्मनी, करा रहा था अमेरिका, इटली, फ्रांस जो विकसित है। और हेल्थ एजुकेशन मतलब में जो जर्मनी सबसे अव्वल माना जाता ना, लाशें बिछ गई थी। अरे ये परिवार नियोजन वैक्सीन है, बच्चे नहीं होंगे इससे, ये नहीं होंगे। सबसे पहले वही राहुल गांधी जाके वैक्सीन लगवाता है, कहाँ चली जाते हैं वो। जैसे दिमाग राहुल का खाली, वैसे अटैची खाली माथा पे लेके, वो भी वो अटैची था जिसका कि पहिया लगा हुआ था। उसको ये नहीं पता ये अटैची माथे पे नहीं लिया जाता है, ये अटैची तो पैदल चलना जाता। ये स्टंटबाजी है। राहुल अपने मन से कुछ नहीं करता, जो तुमने सिखा दिया वो कर दिया। अरे जितनी आलोचना करनी है कर लो, एक दिन ये भारत और भारत के लोग ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कैसा है और उनके नेतृत्व में देश किस तरीके से तरक्की कर। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे भाई, 24 में बनेंगे। 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2004 राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर देंगे ये। एक इनका एक प्रधानमंत्री था, चर्ची भी होया करता था इनका प्रधानमंत्री। हाँ, जिसका विदेशों से सिगार आता था, चर्ची नहीं बोलेंगे भाई, सिगार पीने वाले को क्या बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद बाला। 2024 के चुनाव हैं, वो बहुत नज़दीक हैं और जनता के बीच में क्या राय है मोदी के बारे में या फिर जो विपक्ष है उसके बारे में, दोनों में से कौन बाजी मारता है, एनडीए मारता है या फिर इंडिया मारता है, जानते हैं जनता से। और जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या जो काम है वो इस सरकार ने किए हैं और कहाँ कहाँ पर जो सरकार है वो चूक गई है। 9 साल के काम को कैसे देखते हैं मोदी जी के? देखिए, 9 साल का काम मोदी जी का जो बेमिसाल है वो तो बेमिसाल है ही, लेकिन इन 9 साल के कार्यों में इस सरकार ने जो कुछ भी अपने गलत निर्णय लिए हैं उसकी वजह से आम जनता को, देश की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सरकार के एक सबसे बड़े और गलत काम थे नोटबंदी। इस नोटबंदी ने देश में हाहाकार मचा दिया। हम आप तो छोड़िए, हमारी वो बेटियां, बहनें, माताएं, वो सबसे ज़्यादा इस नोटबंदी से प्रभावित हुई और आज तक वो प्रभावित हैं, आज तक वो उभर नहीं पाई है। इस नोटबंदी ने देश को गरीबी के पीछे ढकेला। दूसरा, इन्होंने जो गलत निर्णय लिया जीएसटी का, ये भी इनका सबसे बड़ा कारण रहा, जो कि देश और देश के लोगों को ज़्यादा इससे प्रभावित होना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर हो गई, जो आज तक नहीं सुधरी। तीसरा जो आया हमारा कोरोना के समय भी इन्होंने जो है कि सही तरीके से निर्णय नहीं लिया और देश में जो है कि एकदम से तालाबंदी, लॉकडाउन लगा दिया, हाहाकार मच गया। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को तरसने लगे, लोग घरों में बंद रहे। बहुत से ऐसे लोग थे जो बेमौत मरे, जिन्हें मरना नहीं था, जो मर नहीं सकते थे। वो लॉकडाउन की वजह से एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोगों को सही तरीके से इस बीमारी के बारे में बताया नहीं गया कि आप इससे कैसे सुरक्षित रहोगे। जो डॉक्टर अस्पतालों में जिन लोगों को बंद किया गया, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया, उनके पास उनके घर के सगे संबंधी तक जाने से डरते थे, तो उन्हें सही इलाज नहीं मिला, वो बगैर इलाज के मर गए। इससे हमारी जो मौतों की संख्या बढ़ी देश के अंदर, इन कमियों की वजह से। वो कहते हैं ना कि इतने कम टाइम में जो मोदी जी हैं, वो जो स्वास्थ्य सुविधा है जिसका ढांचा पहले से बहुत खराब था, उसे एकदम से सही थोड़ा ना कर देंगे। और खराब हो गया। 9 साल आपके पास बहुत समय मिले, ये 10वां साल चल रहा है, ये 10 साल में आप क्या से क्या कर देते,
लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य के ये है, वो और ज़्यादा वो ढांचा और ख़राब होते गया, क्योंकि 10 सालों में हमारी जो आबादी है वो बढ़ती गई। आज आप इसकी हकीकत जानने और देखने के लिए दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे इलाज के लिए किस तरीके से परेशान हैं। उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है, उन्हें दवा नहीं मिल रही है, उनकी ओपीडी नहीं हो रही है। ओपीडी की इतनी इतनी लंबी लाइनें हैं कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक थक जाता है, खिड़कियाँ बंद हो जाती है दूसरे तीसरे दिन। फिर जांच और उसकी प्रक्रियाएं इतनी लंबी है कि लोग अपनी इलाज नहीं कर पा रहे। तो स्वास्थ्य के मामले में तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। रह गया शिक्षा का मामला, अब शिक्षा की बात करो। शिक्षा के मामले में आप देख लो, दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ बना दिए गए कहने को, लेकिन आज भी देखो कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में लोग लाइनों में खड़े हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में बेवजह इतनी मौतें हुई हैं, उन सभी मौतों के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसा इनका कहना है। बेवजह आप ये गलत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, ये आप गलत कह रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, देश की सरकार सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री है, तमाम तरह के मंत्री हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लोग हैं। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक को कह के आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। सुनो, अगर इतने लोग मर गए ना, तो उसके जिम्मेवार अगर मोदी है, और अगर इतना बड़ा हिंदुस्तान बच गया तो वो श्रेय भी मोदी को ही जाता है। रही बात मरने की ना, जो हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जर्मनी सबसे अव्वल था ना, वहाँ लाशें बिछ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में लोग नहीं मरे हैं। कोरोना एक वैश्विक बीमारी थी, कोरोना एक अदृश्य शक्ति के रूप में आया था, जो कोरोना को आज तक लगभग इंडिया से, जब अगर कोरोना का कोई सबसे पहले तोड़ निकाला है ना, तो वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारे डॉक्टरों ने ही निकाला। और आज जो जिंदा हो, सांस ले रहे हो कराट प्लेस में बिना मास्क के, ये मोदी जी की देन है। और रही बात मरने की ना, करा रहा था जर्मनी, करा रहा था अमेरिका, इटली, फ्रांस जो विकसित है, और हेल्थ एजुकेशन मतलब में जो जर्मनी सबसे अव्वल माना जाता ना, लाशें बिछ गई थी। और सुनो, और अगर आज तुम फिर भी पूरे दुनिया को वैक्सीन दिए हो ना, और पूरे दुनिया का अगर जान बचाने में कामयाब हुआ, तो अगर मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया नहीं किया। भैया कोरोना में ऐसे ऐसे भी इस देश के नेता थे जो कि यूं कहते थे कोरोना मत लगवाना, वैक्सीन मत लेना, जाके अधिकतर मुसलमान भाइयों को समझाते, अरे ये परिवार नियोजन वैक्सीन है, बच्चे नहीं होंगे इससे, ये नहीं होंगे। सबसे पहले वही राहुल गांधी जाके वैक्सीन लगवाता है, कहाँ चली जाते हैं वो। तो ऐसे ऐसे इनके नेता हैं जो कि गलत एजेंडा फैलाते हैं, फिर सबसे पहले सारी जनता को गुमराह रखते हैं, लेकिन सबसे पहले चुपचाप मरने के डर से अपने आप खुद वैक्सीन लगवा लेते हैं। और आज स्टेशनों पे कुली बनकर घूम रहे, तो वे बहरूपिया हैं ये लोग। वैक्सीन 160 देशों को वितरण किया गया था मुफ्त में, भारत ने, नरेंद्र मोदी जी के ने। तो ये छोटा काम नहीं, पटल स्तर यानी कि विश्व स्तर पे बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी वो बहरूपिया हैं। देखिए, अपनी अपनी समझ है लोगों को, अपनी अपनी लोगों की सोच है, अपना लोगों का ये है, समझ गए। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं बता रहा ना। देखिए, जैसे दिमाग राहुल का खाली, सुनो, जैसे दिमाग राहुल का खाली वैसे अटैची खाली, जैसे दिमाग राहुल का खाली वैसे अटैची खाली माथा पे लेके, वो अटैची था जिसका कि पहिया लगा हुआ था। उसको ये नहीं पता ये अटैची माथे पे नहीं लिया जाता है, ये अटैची तो पैदल चलना जाता। ये स्टंटबाजी है। राहुल अपने मन से कुछ नहीं करता, जो तुमने सिखा दिया वो कर दिया। अभी अहमदाबाद खाने वाला कौन है? वो सिखाने वाला वो है। देखिए, अभी उनके प्रखर प्रवक्ता है शंकराचार्य जी, क्या है, प्रमोद के आचार्य कृष्णन जी, वो कहता है कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को डुबाने में लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे उनका टीम बना हुआ है। राहुल राजनीति के लिए है ही नहीं बेचारा। सुनो,
अभी अहमदाबाद में भाषण दे रहा था, कह रहे थे मेरी दादी जी थी, उसने एक किताब दिया, उसमें फोटो था। ट्रांसलेटर भी पागल हो, कह रहा भैया तू ही बोल ले। उसके ट्रांसलेटर भी जो उसका भाग गया, कह रहा उसको एल्बम कहा जाता है। अरे जितनी जितनी आलोचना करनी है कर लो, एक दिन ये भारत और भारत के लोग ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व कैसा है और उनके नेतृत्व में देश किस तरीके से तरक्की कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले बनेंगे भाई, 24 में बनेंगे। 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री 2004 राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे ना तो टुकड़े टुकड़े गैंग कर देंगे। ये मंदिर जाना बंद कर देंगे, संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखेंगे, हमारी सारी देशभक्ति खत्म कर देंगे, हमारे ग्रंथों को सवाल उठाएंगे। ये वो राहुल गांधी है। कोई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई मोदी के नहीं है टक्कर में। भाई साहब क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री? ये सुन तो लो, क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई साहब राहुल गांधी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के बाप दादाओं ने ब्लास्ट करवाया, आतंकवाद करवाया, पत्थरबाजी करवाई, घुसपैठ करवाई, काला बाजारी करवाई, गुंडे पैदा करे, आतंकवाद पैदा करवाए, जाली करेंसी चलवाई देश में। क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई प्रधानमंत्री ऐसे? देश की जनता वोट नहीं, वोट मारने के लिए खड़ी है। मैं मेरठ से आता हूँ, रविंद्र आर्य नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश मेरठ से। जनता इसका इंतजार कर रही है। जब से ये वहां से इलेक्शन लड़ा था पिछली बार, आज तक यो उस जिले में नहीं पहुंचा जहां से जीता था, आज तक नहीं पहुंचा। अच्छा ये बताइए, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बात करना नहीं चाहते। भैया बात सुनो, महंगाई हर सरकारों में रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये हमेशा रहती जाएगी। ये मुद्दा नहीं, मुद्दा क्या है यहाँ? परिवार नियोजन का मुद्दा है। आज जनसंख्या कौन से स्तर पर पहुँच गई, उसको रोकने का मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है। ये महंगाई शहंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हर सरकारों में महंगाई और कम ज़्यादा होती रहती है, ये कोई भी सरकार आए उसी में। और फिर दूसरी बात और बताता हूँ, मुद्दा और दूसरा क्या है? मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ। जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, ऐसे एक आतंकवाद के विरोध में एक यात्रा निकाल के दिखाए, अगर जनता के दिल को छूना चाहता है तो। अन्यथा इस जीवन में तो आप प्रधानमंत्री योग्य है नहीं। भारत की जनता तो आपको ठुकरा चुकी है, नहीं एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, कहीं से कहीं तक नहीं करेगी। क्योंकि उनकी उसके पूर्वजों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको जनता आज देख देख करके और उस बातों को सोच सोच करके आज घायल हो जाती है आज भी। क्योंकि एक इनका एक प्रधानमंत्री था, चर्ची भी होया करता था इनका प्रधानमंत्री, हाँ, जिसका विदेशों से सिगार आता था। चर्ची नहीं बोलेंगे भाई, सिगार पीने वाले को क्या बोलेंगे? जो चाचा बने पड़े, ये चाचा नेहरू बोलते हैं ये। तो भैया वो चर्ची था, उसका सिगार भी विदेशों तक आकर था। देश में अकाल पड़ गया था बंगाल में, 30 लाख लोग भूखे तड़प रहे थे, लेकिन उसका सिगार एक हवाई जहाज लेके आता था। उस टाइम पे भी ना पीता 2 महीने सिगार। एक बार सिगार आने का उसका खर्चा उस टाइम पे 20,000 रुपए का खर्चा था उसका। तो उनको चर्ची बोलते हैं, जो कि नहीं मानते किसी नशे से। तो आज देश ठीक ठाक है, सही हाथों में है। और वाकई भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही, सुनो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही काम कर रहा है, देश के हित में काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता का सहयोग दे रहे हैं, देश को आज विश्व पटल पर ले जाके खड़ा कर दिया। जहां आवाज निकलती है पूरे विश्व की, विश्व गुरु मोदी जी। आज देश की जनता का सीना फकर से चौड़ा हो रहा। और मैं तो गर्व करूंगा कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री के समय में आज खुला जीवन मिला है, जो कि आज से पहले नहीं था। मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी। और जो बाइडेन ने ना दूसरी बात, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ना मोदी जी की बेइज्जती करी है अपने ट्वीट में। ये देखो, ये आगे भाई साहब, ये आगे आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इन पे सहन नहीं हो रहा,
सहन नहीं होती भारत की। ये इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश की बेइज्जती करते हैं, इसी देश। ये राहुल गांधी से कम नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल उनके बहुत छोटे अच्छी तुलना करी है। मैं राहुल गांधी से कम नहीं हूँ, इन्होंने मेरा कंपेयर बहुत अच्छे आदमी से करी है। पर मैं जो देश का प्रधानमंत्री है ना, वो अमेरिका का राष्ट्रपति जो बहुत बढ़िया लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के असली हरकतें करे, रमेश फ्लाइंग ने किस क्या करता किया? है, आंखें मारने का काम करता है, विदेशों में जाके भारत की जनता का अपमान करता है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने बेइज्जती करवाई, उसका क्या होगा? पढ़ लो थोड़ा। अरे काहे कुछ नहीं होए। बेइज्जती पढ़ लो। वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जब ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ पे जब उनसे जहाज से लेने के लिए कोई वहाँ का नहीं पहुंचा, तो चुपचाप जहाज में बैठ गए। 6000 करोड़ के जहाज में बैठे थे। फिर उसके बाद कोई दूसरा मंत्री गया उनसे लेने के लिए, और उसी देश में इस भाई को पता नहीं, जैसा कनाडा को जवाब दिया गया अभी 4 दिन पहले, ऐसे जवाब दिया जाता है। आज अगर कोई देश आंख दिखाने की कोशिश करता है भारत को, तो उसको ऐसा जवाब दिया जाता है जैसे कनाडा को दिया गया। हाँ, और सीमा हैदर ऊपर से टपक जाती है, सीमा हैदर ऊपर से आ जाती है। अरे सीमा हैदर है क्या? कौन है? हम तो जानते नहीं सीमा हैदर कौन है भैया? भाभी अरे उत्तर प्रदेश तुम्हारी भाभी होगी, हमारी कुछ नहीं वो। यहाँ कोई नहीं जानता उसको, कोई नहीं जानता। एक एजेंट है दुश्मन देश की, और कुछ नहीं। एक उसका कोई भूमिका नहीं, कोई यहाँ एजेंट खुला फिर रहा है। बिल्कुल यहाँ उसकी कोई भूमिका नहीं, कोई जगह नहीं है देश के अंदर उसकी। अगर एजेंट है तो उसे जेल में डालिए ना। भैया अभी देखो क्या चल रहा, अब सुनो अब क्या चल रहा। अब वो समय चल रहा है जिसे अमृतकाल कहते हैं। अमृतकाल कहते हैं जब पार्लियामेंट में कटवे और इस तरीके से अपशब्दों का यूज किया जा रहा है। ये अमृतकाल है। अमृतकाल में बेरोजगार घूम रहे हैं, अमृतकाल में गरीब मर रहा है, अमृतकाल में चिकित्सा नहीं है, अमृतकाल में एजुकेशन नहीं है। आप बोलो ये अमृतकाल है।